नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए होम साइंस फर्स्ट ईयर का चतुर्थ पेपर है। जी हाँ, चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका कंज्यूमर इकोनॉमिक्स। जी हाँ, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स अर्थात उपभोक्ता अर्थशास्त्र। और उसमें से मैंने आज आप सभी के लिए प्रश्न लिया है जो उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो सरकारी प्रयास हैं, भारत सरकार द्वारा जो सरकारी प्रयास किए गए थे, उन सभी प्रयास के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ से 5 नंबर पक्के। जी हाँ बच्चों, यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता अर्थशास्त्र है, उसमें जो उपभोक्ता के संरक्षण है जो सरकारी प्रयास किए गए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे आप सबके द्वारा मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों, आप सब लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि आप सब यदि वीडियो को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप सबके द्वारा कोई फीस नहीं लेती हूँ, आप सबके लिए फ्री क्लास लाती हूँ। तो आप सब तो इतना मेरे लिए कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर अवश्य कर दो। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है हमारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो सरकारी प्रयास हैं, कौन कौन से प्रयास हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है बच्चों श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम का जो प्रयास था, बाजार अधिनियम लागू हुआ था, वो 1937 में लागू हुआ था। नोट करते चलें। आई होप इन सभी अधिनियम में से, इन सभी जो प्रयास थे, इनमें से कोई ना कोई एक अवश्य आएगा आपके पेपर में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इस अधिनियम को सरकार द्वारा सन 1937 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था? 1937 में। और इसी अधिनियम के आधार पर जो उपभोग होता है, वो जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं, उनके स्तर के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाती है। यह श्रेणी देने का काम ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो ऐच्छिक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है यह श्रेणी का कार्य जो होता है। और इन ऐच्छिक संस्थाओं के पास क्या होता है बच्चों? कृषि उपज सलाहकार का एक अधिकार प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? एक अधिकार का जो प्रमाण पत्र होता है इन कृषि उपज सलाहकार के पास होता है। जो संस्थाएं समय समय पर वस्तुओं का निरीक्षण करती हैं और इसी नियम के अंतर्गत दूध तथा दूध के बने वस्तुएं और फल, दूध से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आप सब अवश्य मुझे कमेंट में जवाब देना। दूध से बनी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कमेंट में, आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। फल, सब्जी, अंडे, आटा, वनस्पति, चावल, गेहूं, लाख, गुड़ और तंबाकू, कच्चा चमड़ा, फलों से बने पदार्थ, ये सब किस में आते हैं? श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम में, श्रेणीकरण बाजार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट हमारा बच्चों कृषि उपज वर्गीकरण एवं विपणन अधिनियम, और ये भी सन 1937 में ही पारित हुआ था, सन 1937 में ही लागू हुआ था। इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है उसका मार्केटिंग तथा निरीक्षण द्वारा जो एक मार्क लगा रहता है, प्रमाणीकरण स्तर स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत अनाज, मसाले, तेल, बीज, मक्खन, घी, फल या अंडे आदि की जो गुणवत्ता है तथा शुद्धता की जांच कर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। जो एक मार्क होता है, जो एक मार्क लगा होता है, उनकी जांच होती है, उसी के अनुसार उस पर एक मार्क लगाया जाता है और श्रेणीबद्ध किया जाता है। इन स्तरों का प्रयोग पैकिंग के समय होता है। जी हाँ, जब पैकिंग होती है तो वो समय होता है कि इसमें कितनी मात्रा में क्या क्या रखा गया है इस पैक के अंतर्गत। तो ऊपर क्या होता है, एक मार्क का निशान लगाया जाता है। यह श्रेणी दो प्रकार की होती है। पहला तो हमारा होता है 1 2 3 4 नंबर से, और दूसरा हमारा उत्तम साधारण ठीक 1 2 3 4 नंबर की होती हैं
और फिर एक तो विशिष्ट होता है कि ये विशिष्ट पदार्थ है, और विशिष्ट वस्तुएं हैं, ये उत्तम वस्तुएं हैं, ये साधारण वस्तुएं हैं, ये ठीक हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो अवश्य कमेंट करें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है भार एवं मापी स्तरीकरण नियम। जी हाँ, ये जो भार मापी स्तरीकरण नियम था वो मार्च सन 1939 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1939 में, जबकि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले ये भार एवं मापी स्तरीकरण नियम लागू हुआ था। इसके अंतर्गत इकाइयों के प्रयोग, जो इकाइयाँ थीं उनके प्रयोग हेतु यह अधिनियम बनाया गया था, जिसे भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम सन 1939 में, भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम सन 1939 में क्या हुआ था? स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड साइज एक्ट। याद रखना, यदि प्रश्न बनता है स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड साइज एक्ट कब पारित हुआ था? तो सन 1939 में। नाम दिया गया, किंतु विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर प्रभावी नहीं हुआ। उसी समय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो यह प्रभावी नहीं हुआ। क्या प्रभावी नहीं हुआ? हमारा माप स्तरीकरण, भार एवं माप स्तरीकरण जो इकाइयां थी वो प्रभावी नहीं हुई। लागू तो की गई सन 1939 में, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। और फिर एक किसके कारण नहीं पड़ा? विश्व युद्ध के कारण नहीं पड़ा। और 1 जुलाई सन 1942 को पुनः प्रमाणित वजन तैयार कर इसे मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत प्रभावी किया गया। मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत प्रभावी किया गया। जिन बच्चों को मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। भारत में अक्टूबर सन 1960 में मीट्रिक प्रणाली थी उसका प्रयोग प्रारंभ हो गया। कब प्रारंभ हुआ इसका प्रयोग? सन 1960 में मीट्रिक प्रणाली का। और फिर नेक्स्ट हमारा बच्चा औषधियाँ तथा मादक पदार्थ अधिनियम। जी हाँ, दवाओं पर और मादक पदार्थों या शराब जैसे ये सभी मादक पदार्थ हैं, और दवाइयाँ, औषधियाँ अर्थात दवाइयाँ, इनके ऊपर कब अधिनियम लागू हुआ था? इनके ऊपर 1940 में अधिनियम पारित हुआ था। और इसमें नाम से स्पष्ट है कि इस कानून के अनुसार मादक पदार्थों एवं औषधियों के गुणों की जांच की जाती है। इन सभी औषधियों की और मादक पदार्थों की क्या होती थी? जांच होती थी। यह नियम देश में निर्मित तथा आयात किए दोनों प्रकार के मादक पदार्थों तथा औषधियों हेतु है। इस अधिनियम के अनुसार उत्पादनकर्ता जो होते हैं उनका उत्पादित वस्तुओं पर लेबल लगाना भी आवश्यक होता है। और क्या होता था? आवश्यक होता था, तथा उस लेवल पर ये सभी होना बहुत ही अनिवार्य होता था। पहला क्या? वस्तु का संगठन, किससे मिलकर बनी है वस्तु। अभी भी आप सब पैकिंग की वस्तुएं लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है ये किस किस से मिलकर बनी है। नेक्स्ट, प्रयोग की विधि भी लिखा होता है। और जैसे कुछ बनाना है, जैसे दवाओं पर भी प्रयोग की विधि लिखी रहती है कि इसे छोटे बच्चों में इतना देना चाहिए और बड़ों में इतना देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा निर्माण विधि, और ये भी लिखा रहता है इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस फैक्ट्री के द्वारा हुआ। और प्रयोग करने की अंतिम तिथि, एक्सपायरी डेट भी होना अनिवार्य होता है बच्चों। किस पे? जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है उत्पादनकर्ता को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्तु का मूल्य भी लिखा होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता को, जैसे ही उपभोक्ता खरीदता है तो उसे वस्तुओं का मूल्य भी उसी पैकिंग पर पता चल जाए। नेक्स्ट हमारा मात्रा की जानकारियां देना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान है। यदि ये सारी जो जानकारियां हैं ये नहीं होती हैं उत्पादनकर्ता की उत्पादित वस्तु पर, तो उसके ऊपर क्या होगा? दंड का भी प्रावधान है। और दंड कौन से मिलेंगे? निर्माण अधिकार सरकार छीन सकती है। जो निर्माण का अधिकार है वो सरकार छीन लेगी। और कारावास का प्रावधान है, और आर्थिक दंड भी दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय मानक संस्था। जी हाँ, यह कोई अधिनियम नहीं है, किंतु एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसकी जो मोहर है उसकी वस्तु की गुणवत्ता की पहचान के लिए यूज होता है। जो भारतीय मानक संस्था का मेन मोहर है वो किसके लिए यूज होता है? वस्तु की गुणवत्ता के पहचान के लिए। और सन 1947 में इसकी स्थापना की गई।
1947 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय मानक संस्था की। सॉरी बच्चों, इसने अपना कार्य सन 1952 में प्रारंभ किया और इसकी स्थापना तो सन 1947 में की गई, लेकिन ये प्रारंभ हुआ 1952 में। और खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, ये अधिनियम सन 1954 में पारित हुआ। यह अधिनियम 1 जून सन 1955 को लागू किया गया। 54 में तो पारित हुआ, लेकिन 1 जून सन 1955 में लागू किया गया। फिर इसके बाद ये 1968 से 1973 में इस अधिनियम में सुधार किया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत समस्त भोज्य पदार्थों के लिए न्यूनतम स्तर तय किए गए। जो इस स्तर न्यूनतम स्तर के अंतर्गत नहीं आता था उसे ही हम मिलावटी माना जाता था। नेक्स्ट है बच्चों, आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। जी हाँ, जो वो आवश्यक वस्तु है उस पर नियंत्रण का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो प्रश्न बनता है कब लागू हुआ था? तो 1955 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापारी या विक्रेता को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची सूची तथा मूल्य सूची दुकान पर लगाना अनिवार्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति सामान्य बनाने का प्रयत्न होता है। नेक्स्ट बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जी हाँ, 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ा है। इसके बारे में हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसपे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में ही चर्चा होगी। तो देख लेते हैं शॉर्ट में। यह एक प्रभावी अधिनियम है जो उपभोक्ता को संरक्षण देता है। यह जुलाई सन 1987 में प्रारंभ किया गया था। इस नियम के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं मनुष्य की जीवन की जो संपत्ति के लिए हानिकारक होती हैं उनके विरुद्ध उपभोक्ता का संरक्षण क्या होता है? प्राप्त होता है। इस नियम के अंतर्गत कार्य करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। तब सरकार द्वारा कार्यकारी दल बनाया गया जिसने अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर सन 1991 में क्या हुआ था? 1991 से 1993 में इस नियम में परिवर्तन किए गए। इस नियम में परिवर्तन भी किए गए। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था इसके नियम में 1991 से लेकर 1993 में परिवर्तन भी किए गए और आज समस्त वस्तुएं इसी सार्वजनिक रेल, डाक, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि पर किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों 9 नंबर है डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम। जी हाँ, ये डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम सन 1990 में लागू हुआ था, क्योंकि आप सब जो अचार वगैरह खरीदते हैं तो डिब्बे में मिलता है, वो इसीलिए वही है डिब्बा बंद अधिनियम। देख लेते हैं क्या हुआ था बच्चों। इसके द्वारा यदि शिकायत पाई जाती है डिब्बा बंद अधिनियम के द्वारा वस्तु की, तो विक्रेता का चालान किया जाता है। इस नियम का प्रयोग नाप तौल विभाग द्वारा किया जाता है। इस नियम के अनुसार डिब्बाबंद वस्तुओं पर निम्न जानकारियों का होना भी आवश्यक होता है और ऊपर नहीं है, ये जानकारियां ऊपर नहीं है डिब्बे के ऊपर, तो क्या होगा? इंस्पेक्टर द्वारा निर्माता का चालान होता है। पहली जानकारी क्या है बच्चों? वस्तु का नाम होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, पहचान चिन्ह होना चाहिए डिब्बे पर, और डिब्बे के अंदर वस्तु की मात्रा भी होनी चाहिए, नोट होनी चाहिए उस पर, और वस्तु निर्माण की तिथि भी होनी चाहिए कि कब वो वस्तु का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, वस्तु प्रयोग की अंतिम तिथि भी होनी चाहिए। जी हाँ, एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए और वस्तु का मूल्य भी पता होना चाहिए और निर्माता का नाम व पूरा पता भी उस डिब्बे पर होना चाहिए डिब्बाबंद अधिनियम के अंतर्गत। और फिर उसके बाद दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड हो सकता है और उसकी शिकायत नापतौल विभाग कार्यालय में करनी होती है। फिर उसके बाद 10 नंबर है बच्चों, हमारा लास्ट है उपभोक्ता कल्याण कोष। जी हाँ, जो उपभोक्ता होते हैं उनके कल्याण कोष के लिए कौन से अधिनियम लागू हुए थे? तो आंसर
प्रश्न पूछेगा तो आप आंसर करेंगे उपभोक्ता कल्याण कोष। और यह पारित हुआ था सन 1992 में। जो उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला था उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता जो हैं उनके अंदर ये जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी तो क्या करेंगे? उत्पन्न करने हेतु विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना होता है। और उपभोक्ता कल्याण संरक्षण को बढ़ावा देना भी। और उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं तथा ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बच्चों, उपभोक्ता शिक्षा के लिए सामग्री अनुसंधान तथा प्रशिक्षण हेतु तो आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ अपनी राय देना है, कुछ पूछना है तो कमेंट भी अवश्य किया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।